अब हम बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है वो सबसे कॉमन होता है जितने भी तरह के हमारे शॉक होते हैं। उसमें भी हमारा हेमरेजिक शॉक जो होता है वो सबसे कॉमन होता है। ये कॉमन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है एंड कॉमन होता है सब सारे शॉक में। ये एक्यूट हेमरेज होता है अगर 15 ml पर केजी से हमारा बॉडी वेट कम होता है। तो इसके फीचर क्या होते हैं हेमरेजिक शॉक के, कि हमारा बीपी जो है वो कम हो जाता है, हार्ट टैकीकार्डिया होता है यानी हार्ट रेट हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पल्स भी काफ़ी हो जाती है। यहाँ पे स्किन जो है वो हमारी कैसी हो जाती है, एकदम कोल्ड और पेल स्किन होती है। इसी कारण से हेमरेजिक शॉक को हम कोल्ड शॉक भी कहते हैं। इसके अलावा हमारी क्या होती है, इसके अलावा हमारी होती है ट्रैकीपेनिया, यानी कि हमारी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, रेस्टलेस फील करता है पर्सन। स्टेजेस ऑफ शॉक की बात करते हैं तो शॉक के 2 स्टेज होते हैं, एक होता है हमारा रिवर्सिबल स्टेज और एक होता है हमारा इरिवर्सिबल स्टेज। रिवर्सिबल स्टेज में क्या होता है कि इन दिस स्टेज जो हमारी कंपलसेटरी मैकेनिज़्म जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये पर्सन की कंडीशन को इम्प्रूव कर देती है। अब जो भी हमारी कंपलसेटरी सिस्टम होती है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होती है, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। सबसे पहले बात करते हैं हम रैपिड कंपलसेटरी मैकेनिज़्म की। जो शॉक, अगर किसी भी पर्सन को शॉक लगा उस केस में जो सबसे पहला क्या बॉडी का रिएक्शन होता है, बॉडी उसे कैसे कंपनसेट करती है, वो होती है हमारी रैपिड कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। तो जो हमारी रैपिड कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होती है ये प्राइमरी न्यूरल और वैस्कुलर होती है और हार्मोनल मैकेनिज़्म के थ्रू काम करती है। ठीक है, यहाँ पे रैपिड कंपनसेटरी मैकेनिज़्म जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसके स्टिमुलेट से एक्टिवेट होती है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम कैसे एक्टिवेट, देखो कंपनसेटरी सिस्टम तुम्हारी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कराता है। सिंपैथेटिक सिस्टम को कौन एक्टिवेट कराता है, तो डिक्रीज स्टिमुलस ऑफ बैरोरिसेप्टर एंड हाइपोक्सिया। ठीक, अब बात करते हैं हमारी न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज़्म जो कि तुम्हारा कंपनसेट करता है हाइपोवॉल्यूमिया को। इसमें तुम्हारी सबसे पहले आती है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है कि हमारी देखो बॉडी से ब्लड का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ब्लड प्रेशर भी तुम्हारा कम हो चुका है। उस केस में तुम्हारी क्या होती है, स्टिमुलेशन जो होती है बैरोरिसेप्टर की वो कम हो जाती है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कराती है। तो तुम्हारी सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि जो बॉडीज़ के पार्ट के पास तुम्हारा ब्लड थोड़ा ज़्यादा पहुँच पाए। दूसरा कंपनसेटरी मैकेनिज़्म क्या होता है, वॉसो कंस्ट्रक्शन, की ब्लड वेसल्स को एकदम कॉन्स्ट्रक्ट कर देती है। ठीक है, सारे बस 2 पार्ट, सेरेब्रल और कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तुम्हारी सेरेब्रल पार्ट और कोरोनरी आर्टरी पार्ट, इन दोनों पार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होती हैं। हेंस ये जो कोरोनरी और सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है वो तुम्हारा शॉक की कंडीशन में भी मेंटेन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होने के कारण हमारी जो स्किन होती है वो एकदम पेल और कोल्ड हो जाती है, क्योंकि ब्लड, देखो स्किन के पास जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उसी के कारण हमारी स्किन में जो होती है वो थोड़ी सी पिंकिश कलर आती है और ब्लड कारण ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर हीट मेंटेन होता है। और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो वो थोड़ा स्किन से दूर चली जाती हैं। इस केस में क्या होता है कि हमारा जो स्किन होती है वो काफ़ी पेल और कोल्ड दिखती है, इसी कारण से हेमरेजिक शॉक को हम कोल्ड शॉक भी कहते हैं। अब किडनी में क्या होता है, किडनी का क्या रिएक्शन होता है, इन किडनी रेनल वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, रेनल की जो रेनल ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट कर जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ्रेंट कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है एफ्रेंट से, इसीलिए क्या होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा घट जाता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज, यूरिन फॉर्मेशन घट जाएगा तो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होती हैं वो बॉडी में इकट्ठा हो जाती हैं। तो अगर काफ़ी लंबे समय तक हमें शॉक रहता है तो उस केस में यूरेमिया होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे वेनस रिटर्न इंक्रीज़ किया जाता है। वेनस रिटर्न इंक्रीज बाय वैसो कॉन्स्ट्रक्शन विच अकर ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है ताकि वेनस रिटर्न बढ़ सके, तो बॉडी वॉल्यूम थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ हो। इंक्रीज थोरैसिक पंपिंग, द पेशेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक यूजुअली हाइपर वेंटिलेट। ठीक है, जो पर्सन होते हैं जिनमें हेमरेजिक शॉक होता है वो जनरली बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। दिस इंक्रीज द थोरैसिक पंप एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न। इंक्रीज स्केलेटल मसल्स पंपिंग, स्केलेटल मसल्स की जो पंपिंग होती है वो बढ़ जाती है, इस कारण से सब्जेक्ट जनरली जो होता है वो रेस्टलेस फील करता है। स्केलेटल मसल्स की पंपिंग जो होती है वो इंक्रीज़ क्यों होती है, ताकि ये वेनस रिटर्न को इंक्रीज़ कर सके। अब हमारी क्या होती है, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, इट इज शिफ्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइनल फूड कंपार्टमेंट इनटू द कैपिलरी।
अब यहाँ पे क्या होता है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट में कि दिस शिफ्ट जो ब्लड होता है तुम्हारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड से वो तुम्हारा कैपिलरी के अंदर चलाते हैं, क्योंकि कैपिलरी के अंदर ब्लड कम है। इन हेमरेजिक शॉक ड्यू टू एक्यूट ब्लड लॉस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल डिक्रीज हो जाता है एंड द रिवर्स नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ग्रेडियंट रिवर्स हो जाती है। इसलिए फ्लूइड जो होता है तुम्हारा कहाँ से आता है, इंटेस्टाइनल टिश्यू से तुम्हारा कैपिलरी के अंदर इंटर कर जाता है। दिस इज़ कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, ये भी किसमें तुम्हारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कराने में कंट्रीब्यूट करता है। अब तुम्हारा क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स व्हेन द ब्लड लॉस इज सीवियर इनफ, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाए तो उस केस में तुम्हारी कीमो रिसेप्टर भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के कारण वो बहुत ज़्यादा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं और स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को कि वो हाइपर वेंटिलेट करें।